नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं काव्य हेतु। काव्य लक्षण हम पहले ही कर चुके हैं। आप क्लास में बने रहिए। हम काव्य हेतु को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। काव्य हेतु होते क्या हैं? किसी भी काव्य की रचना के पीछे जो कारण बनते हैं ना, वो ही होते हैं काव्य हेतु। काव्य हेतु वही कारण होते हैं जिसकी कारण किसी काव्य की रचना की जाती है। हेतु का शाब्दिक अर्थ है कारण। हेतु का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? कारण। तो काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। क्या हुआ? काव्य की उत्पत्ति का जो कारण है वही है काव्य हेतु। काव्य की रचना क्यों हुई, उसका कारण ही तो हेतु होते हैं। हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता, ये हमें पता है कि हर कोई व्यक्ति कवि नहीं होता और ना ही काव्य की रचना कर सकता है। साधारण शब्दों में काव्य एक कार्य है और यह कार्य क्यों हुआ, हेतु उसका कारण बनता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ आई। आगे है जी, जो बाबू गुलाब राय हैं उन्होंने क्या कहा है काव्य हेतु के बारे में? दूसरे अर्थ में हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। उन साधनों से हैं जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। मान लीजिए एक प्रकृतिवादी कवि है, उसको प्रकृति में कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आ गया जिसको देख के उसका मन किया कि मैं कुछ कृति काव्य करूं, ठीक है, कविता करूं, तो वो उसकी काव्य रचना में सहायक सिद्ध हो गया, वो प्रकृति का नज़ारा या प्रकृति का रूप। जो व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को सुंदर, विलक्षण, व्यंजनात्मक रूप में अभिव्यक्त कर लेते हैं वही कवि होते हैं। कवि में क्या होता है? विलक्षणता ही तो होती है। अपनी बात को जो काव्यमय रूप में कहते हैं वही तो विलक्षणता होती है कवि में। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य हेतु दिए गए हैं वो कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु 3 माने गए हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। मेरे साथ साथ बोलिए, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ये 3 काव्य हेतु दिए हुए हैं। काव्य हेतु पर सबसे पहले बात कहाँ हुई? अग्निपुराण में। अग्निपुराण में सबसे पहले काव्य हेतुओं पर बात हुई। उसमें प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार को काव्य हेतु माना गया है। पूछा तो नहीं गया, लेकिन पूछा जा सकता है कि अग्निपुराण में कौन कौन से काव्य हेतु माने हैं? तो प्रतिभा, वेद ज्ञान तथा लोक व्यवहार। काव्य हेतु के संबंध में जो संस्कृत आचार्यों के मत हैं वो हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान से करना। सबसे पहले आचार्य बामह हैं जिनका मत है। आचार्य बामह ने अपने ग्रंथ कौन सा इनका? काव्य अलंकार में स्वीकार किया है कि गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि भी शास्त्र अध्ययन करने में समर्थ हो सकता है, किंतु काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा ही रचा जा सकता है। जो बामह आचार्य हैं वो मानते हैं कि अगर गुरु का उपदेश हो, मार्गदर्शन हो, तो जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी है वो शास्त्रों का ज्ञान करने में समर्थ हो सकता है, यानी कि शास्त्रों का ज्ञान कर सकता है। लेकिन वो शास्त्रों का ज्ञान कर सकता है, काव्य की रचना नहीं कर सकता। काव्य रचना तो कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति ही कर सकता है। जो इनकी परिभाषा है वो भी आपको याद रखनी है। कौन सी परिभाषा है? गुरूपदेशाधेतु शास्त्र जड़दिमूम पैलम। ठीक है, काव्य तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावत। प्रतिभाशाली, प्रतिभावत। और गुरु उपदेश की बात बामह ने की है, तो ये परिभाषा ऐसे आप याद रख सकते हैं। आचार्य बामह प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। अब आपको ये बात याद रखनी है कि जो आचार्य बामह हैं वो किस काव्य हेतु को प्रधान मानते हैं? तो वो प्रतिभा को काव्य का प्रधान हेतु मानते हैं। और उन्होंने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी स्थान दिया है। स्थान तो इन्होंने काव्य हेतुओं में
व्युत्पत्ति को और अभ्यास को भी दिया है, लेकिन प्रधान ये प्रतिभा को ही मानते हैं। हमारे दूसरे आचार्य हैं आचार्य दंडी। कौन है? आचार्य दंडी। आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श, इनका जो ग्रंथ है वो है काव्यादर्श में प्रतिभा, आनंद अवियोग इन्होंने अभ्यास को ही कहा है और लोक व्यवहार एवं शास्त्र ज्ञान को काव्य हेतु के रूप में मान्यता दी है। अभ्यास को ही ये आनंद अवियोग कहते हैं। इन्होंने ये काव्य हेतु दिए हैं। इनकी जो परिभाषा है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम, नैसर्गिकी प्रतिभा श्रुत च बहु निर्मलम, आनंदाश्चा वियोगो अस्य कारण काव्य संपदा। ये इनकी परिभाषा है, ये भी आपको याद रखनी है। अर्थात नैसर्ग की प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और बड़ा चढ़ा अभ्यास काव्य संपत्ति में कारण होते हैं, ये कहने वाले हैं आचार्य दंडी। इन्होंने नैसर्गिक प्रतिभा को जन्मजात माना है। जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो जन्मजात होती है और ईश्वर प्रदत्त होती है और इसको अर्जित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि हम ये काव्य करना सीख लेंगे, ये अर्जित नहीं होता, ये तो अंदर से आती है, ये जन्मजात प्रतिभा होती है। ठीक है। और जिसमें ये प्रतिभा नहीं होती वो शास्त्र ज्ञान और अभ्यास से काव्य की रचना तो कर लेगा, लेकिन आप खुद सियाने हैं कि जिसमें प्रतिभा ही नहीं है वो उच्च कोटि का काव्य रचना नहीं कर सकता। वो काव्य रचना कर लेगा लेकिन वो काव्य होगा निम्न कोटि का। ठीक है। जो हमारे अगले आचार्य हैं वो है आचार्य वामन। कौन है? आचार्य वामन। आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, इनका जो ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु माना है। आचार्य वामन भी कहते हैं कि जो प्रतिभा वो जन्मजात होती है, अंदर से आती है प्रतिभा। इन्होंने कहा है कि कवित्व बीज प्रतिभान कवित्वस्य बीजमा। इन्होंने कहा है कवित्व बीज प्रतिभान कवित्वस्य बीजमा। इन्होंने कवित्व के बीज की बात की है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रतिभा को कवित्व का बीज मानने वाले आचार्य कौन से हैं? आचार्य वामन हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वे लोक व्यवहार, शास्त्र, शब्दकोश आदि की जानकारी को भी काव्य हेतु में स्थान देते हैं। लोक व्यवहार को, शास्त्र ज्ञान को और शब्दकोश को भी काव्य हेतु मानते हैं। उन्होंने काव्य हेतु में प्रतिभा को कवित्व का बीज स्वीकार किए हैं। कहते हैं कि कवित्व का जो बीज है वो तो प्रतिभा ही है जो कि जन्मजात होती है, जो जन्म जन्मांतर के संस्कार के शक्ति रूप में कवि में विद्यमान होती है। ठीक है। जो हमारा अगला आचार्य है वो है आचार्य रुद्रट। आचार्य रुद्रट ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास को काव्य हेतु स्वीकार किए हैं। ये प्रतिभा के दो वेद मानते हैं। आचार्य रुद्रट में आपको याद रखना है कि जो प्रतिभा है जिसको प्रमुख काव्य हेतु माना गया है, रुद्रट आचार्य ने इसके दो भेद किए हैं, एक सहजा और एक उत्पाद्या। सहजा प्रतिभा कवि में जन्मजात होती है और उत्पाद्या जो होती है वो लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न होती है। यह सहजा प्रतिभा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। जो उत्पाद्य प्रतिभा होती है वो सहजा को संस्कारित एवं परिष्कृत करती है। ये मत है आचार्य रुद्रट का। आपको इसमें याद रखना है कि आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं। कौन कौन से? सहजा और उत्पाद्य। ठीक है। जो हमारे अगले आचार्य हैं वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश, इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश, इसमें काव्य हेतु पर विचार करते हुए लिखा है कि शक्ति निपुणता, लोक शास्त्र, काव्य देवेक्षणात् इकट्ठा है ये, काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतुस दुद्ववे। ठीक है। ये परिभाषा है, ये आचार्य मम्मट की है। अर्थात ये क्या कहते हैं? काव्य के तीन हेतु हैं, वही है शक्ति, लोकशास्त्र का अवेक्षण तथा अभ्यास। इन्होंने शक्ति किसको कहा है? प्रतिभा को ही। लेकिन इन्होंने कहे तो ये प्रतिभा ही रहे हैं, प्रतिभा का नाम है जो शक्ति रख दिया इन्होंने,
ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पूछा जा चुका है कि प्रतिभा को शक्ति किस आचार्य ने कहा है, तो आचार्य थे वो प्रतिभा को शक्ति कहने वाले आचार्य मम्मट हैं। वह एक अन्य स्थान पर यह भी कहते हैं कि शक्ति कवित्व बीज रूप, अर्थात शक्ति काव्य का बीज संस्कार है, काव्य का बीज संस्कार है। ये भी प्रतिभा को कवित्व का बीज मानते हैं, लेकिन ये शक्ति के रूप में मानते हैं। ठीक है, ये चीज़ दोनों में फ़र्क है कि उन्होंने पहले प्रतिभा को शक्ति कहा और शक्ति को कवित्व का बीज कहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, जिसके अभाव में काव्य रचना संभव ही नहीं है। ये कहते हैं कि शक्ति जो प्रतिभा है उसके बिना काव्य की रचना संभव नहीं है। जिसे अन्य आचार्य प्रतिभा कहते हैं उसी को मम्मट ने शक्ति कहा है। ये चीज़ हम कर चुके हैं। जो हमारे नेक्स्ट आचार्य हैं वो है केशव मिश्र। कौन है? केशव मिश्र। इन्होंने परिभाषा क्या दी है? प्रतिभा कारणतस्य व्युत्पत्ति विभूषण। प्रतिभा कारणतस्य व्युत्पत्ति विभूषण, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। इनकी छोटी सी परिभाषा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो 7वें आचार्य हैं वो है हेमचंद्र। इन्होंने अपने ग्रंथ शब्दानुशासन, इनका ग्रंथ कौन सा है? शब्दानुशासन में लिखा है प्रतिभांस्य हेतु प्रतिभा नवन बोन में शालिनी, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवन बोन में शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। एक एक वर्ड याद करके आप परिभाषा को याद रख सकते हैं। जो हमारे अगले आचार्य हैं वो हैं पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ, इन्होंने अपने ग्रंथ रस गंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु माना है। इनका जो ग्रंथ है वो रस गंगाधर है। रस गंगाधर। तस्य च कारण कविगता केवल प्रतिभा। ठीक है, ये भी प्रतिभा को प्रमुख काव्य हेतु मानते हैं। जो 9वें आचार्य हैं वो आचार्य हैं राजशेखर। कौन है? राजशेखर। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेत्ते श्रेष्योर इति, ये कहने वाले हैं। ये परिभाषा है राजशेखर की, अर्थात प्रतिभा और उत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। वे प्रतिभा के दो भेद स्वीकार करते हैं। राजशेखर ने भी प्रतिभा के दो भेद किए हैं और ये कहते हैं कि जो दोनों ही समवेत रूप में काव्य के हेतु हैं। कारित्री प्रतिभा और भावित्री। कारित्री और भावित्री प्रतिभा, इन्होंने दो जो वेद किए हैं। कारित्री प्रतिभा जन्मजात होती है तथा इसका संबंध कविता से है और भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक जा आलोचक से होता है। ये भी कहते हैं जो कारित्री प्रतिभा होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि काव्य के जो 3 ही हेतु हैं, अलग अलग आचार्यों ने उन्होंने अलग अलग रूप में दिखाया है, बस फर्क इतना ही है। प्रतिभा कौन कौन से हैं वो हमने कर ही ली, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। ठीक है, अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, ठीक है, तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम इसी तरह से हिंदी को अच्छे से कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।